students. Okay, so in previous video we have discussed first mover advantages. ठीक है, first mover advantages, early warning signal, customer focus, strategies formulation, coping with the change. कॉपिंग विद द चेंज की का मतलब क्या होता है कि जो आज की डेट नई नई टेक्नोलॉजी क्या होती है इंट्रोड्यूस हो रही है, नई नई चीज़ें आ रही हैं। जैसे मोबाइल फोन्स में आपको हर मोबाइल फ़ोन को क्या करना पड़ता है, आपको जो नए नए ऐप आते हैं उनको अपडेट करना पड़ता है। तो अगर आपको अपने इन्वायरमेंट के बारे में मालूम है तो आप कॉपिंग विद द चेंज, मतलब कि जो चेंज हो रहा है आप उसको अडॉप्ट करोगे, चेंज को क्या करोगे आप अडॉप्ट करोगे। कॉपिंग विद द चेंज। पब्लिक इमेज, पब्लिक इमेज का मतलब क्या होता है कि अगर आप अपने बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में अगर आपको अपना नॉलेज है, यू नो द बिजनेस इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इंटरनल इन्वायरमेंट, ओके, तो व्हाट इट विल हेल्प टू फॉर मेकिंग द पब्लिक इमेज कि पब्लिक को लगता है कि आप अपने पब्लिक के लिए आप सेंसिटिव हो, ठीक है, पब्लिक के बारे में सोचते हो। तो इससे क्या होगा, आपकी मार्केट में क्या होगी, पब्लिक इमेज क्या होगी, आपके कंपनी की और आपके बिजनेस की क्या होगी, पब्लिक इमेज क्या होगी, इंक्रीज होगी। आप पब्लिक के लिए कोई सोशल वर्क करते हो, ठीक है, जो बड़ी बड़ी रिलायंस इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, टाटा कंपनी है, तो ये बहुत सारे ऐसे काम करती हैं जैसे कि हॉस्पिटल्स, चैरिटी वर्क, कि उनका क्या होता है पब्लिक इमेज और गरीब लोगों के लिए काम करती हों। गरीब लोग होते हैं, जो लोग गरीब होते हैं उनके लिए हेल्थ, हॉस्पिटल्स वगैरह क्या कहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इससे क्या होता है पब्लिक इमेज उनकी क्या होती है, मार्केट में पब्लिक इमेज क्या होती है, इंक्रीज होती है, बिकॉज दे नो देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इट मीन्स कि वो पब्लिक के लिए सेंसिटिव हैं, वो उनके बारे में सोचते हैं, तो उससे उनकी पब्लिक इमेज क्या होती है, इंक्रीज होती है। उसके बाद कंटिन्यूअस लर्निंग। कंटिन्यूअस लर्निंग का मतलब क्या होता है, इफ यू आर मतलब क्या कहते हैं अंडरस्टैंडिंग योर बिजनेस इन्वायरमेंट, और आप अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को कंटिन्यूअसली क्या करते हो, मॉनिटर करते हो, चेक करते हो, देखते हो, तो उससे आपको क्या होता है कंटिन्यूअस लर्निंग होती है, जो आपको फ्यूचर में आपको बिजनेस को क्या करेगी, इंक्रीज करने में, आपकी कंपनी को क्या कहते हैं प्रॉफिट को इंक्रीज करने में क्या करेगी, हेल्प होगी, और यू विल गेट द लॉन्ग लास्टिंग बेनिफिट्स, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, ठीक है। तो कंटिन्यूअस लर्निंग, इससे आपको नई नई चीज़ें क्या होती है, अगर आपको अपने इन्वायरमेंट को आप मॉनिटर करते हो, स्कैनिंग करते हो, तो आपको कंटिन्यूअस लर्निंग होती है, आपको नई नई चीज़ें पता लगती है, आप नई नई चीज़ें क्या करते हो, इंट्रोड्यूस करते हो मार्केट में, ठीक है। आपको नई नई चीज़ों को क्या करते हो मार्केट में, क्या आपको पता है कि आप अपने इन्वायरमेंट को चेक कर रहे हो, आपको नॉलेज आ रहा है कि अपने इन्वायरमेंट से आपको पता है, तो आपको उससे क्या मिलती है, कंटिन्यूअस लर्निंग। कंटिन्यूअस लर्निंग हेल्प्स योर बिजनेस कि आप फ्यूचर में क्या करें, फ्यूचर में जो नए नए प्लान्स बनाए, जो पॉलिसीज बनाए, अकॉर्डिंग टू दिस चेंज के अकॉर्डिंग क्या बनाए, फ्यूचर पॉलिसीज को, फ्यूचर की पॉलिसीज को क्या करें, बनाए। तो इट इज़ अ कंटिन्यूअस लर्निंग। कंटिन्यूअस लर्निंग से क्या होता है, बिजनेसमैन को क्या होता है, अपने बिजनेस में क्या मिलती है, सक्सेस मिलती है, ही विल गेट द हाई प्रॉफिट, ठीक है। तो दीज आर ऑल आर द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। नाउ नेक्स्ट है डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, तो बिजनेस इन्वायरमेंट को दो पार्ट में, एक आता है माइक्रो इन्वायरमेंट, स्मॉल, माइक्रो होल बिग, ठीक है। माइक्रो इन्वायरमेंट इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। मैक्रो इन्वायरमेंट को क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्शन इन्वायरमेंट, इनडायरेक्ट, इसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ता, इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, इसका इनडायरेक्ट, INDIRECT इनडायरेक्ट एक्शन इन्वायरमेंट, इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। तो मैक्रो इन्वायरमेंट का इनडायरेक्ट पड़ता है, बट इनका डायरेक्ट पड़ता है। डायरेक्ट इनका इफेक्ट क्या पड़ता है, बिजनेस से पड़ता है, बिजनेस को या बिजनेस एक्टिविटी इंक्रीज होंगी या फिर क्या होंगी, डिक्रीज होंगी, आपका बिजनेस की एक्टिविटीज या फिर इंक्रीज होंगी या फिर डिक्रीज होंगी। तो जो ये माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर आता है इंटरनल फैक्टर, ये तो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, दो होते हैं, एक होता है इंटरनल फैक्टर और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल फैक्टर क्या होता है, इंटरनल मींस कि बिजनेस के अंदर के फैक्टर, बिजनेस के अंदर के फैक्टर, और एक्सटर्नल मींस आउटसाइड द बिजनेस। माइक्रो इन्वायरमेंट अलग हो गया, ठीक है। तो माइक्रो इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर्स को आप क्या बोलते हैं, कंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल मतलब दे आर इन द हैंड ऑफ द मैनेजमेंट, इनको कंट्रोल कर सकता है। अगर मैनेजमेंट अपनी इफेक्टिव, टॉप मैनेजमेंट अगर कमेंट करे
तो उनको कंट्रोल कर सकता है, उनको करेक्ट कर सकता है। तो दीज आर द इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल आर द आउटसाइड द बिजनेस, आउटसाइड द जिसका बिजनेस पे डायरेक्ट होता, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता, बट इनका इफेक्ट तो पड़ता है, बट बिजनेसमैन के आउटसाइड होते हैं, बिजनेस से बाहर के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरनल फैक्टर को देखो आप। फर्स्ट आर द इंटरनल फैक्टर। सबसे पहले कौन है? कंपोनेंट, COMPO कंपोनेंट। सबसे पहले कॉर्पोरेट कल्चर, कॉर्पोरेट कल्चर। कॉर्पोरेट कल्चर का मतलब क्या होता है बच्चे, कि आपने जो आपका जो द वैल्यूज, बिलीफ एंड एटीट्यूड ऑफ द फाउंडर्स एंड द टॉप मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एक्सरसाइज एंड स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन द व्हाट द कंपनी स्टैंड्स फॉर एंड हाउ डज इट डू द थिंग्स with considered important. When the value system shared by all the members of the organization is likely to be a successful. तो आपका कॉर्पोरेट कल्चर, कि आपने जो जिस बिजनेस को स्टैब्लिश किया है उसके वैल्यूज, उसके बिलीफ आपने क्यों स्टैब्लिश किया है, आप उसके पर्पस क्या है स्टैब्लिश करने को, उसको बोलेंगे आप कॉर्पोरेट कल्चर। ठीक है, जैसे कि क्या है आपके पास एग्जांपल है, द वैल्यू सिस्टम ऑफ नारायण मूर्ति एंड इट्स एक्सेप्टेड बाय दोज at the thing affair that been responsible at the high ethical standard of Infosys technology. The strong culture have contributed to the success of Wipro Corporation and Tata Steel. कि जो इनका strong corporate culture है, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज, ठीक है, टाटा स्टील, ठीक है, तो इनका जो कॉर्पोरेट कल्चर हाई वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज पे स्टैंड करता है, सोशल बिलीफ, तो उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट कल्चर। तो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉप मैनेजमेंट का जो कमिटमेंट है, टॉप मैनेजमेंट का जो क्या है कमिटमेंट है। सेकंड है आपका मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। आपका मिशन क्या है बिजनेस का, और आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपके गोल्स क्या हैं। ठीक है, दे आर इन द हैंड ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, तो मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, द बिजनेस फिलॉसफी एंड द पर्पस ऑफ कंपनी टू गाइड इट्स प्रायोरिटीज, बिजनेस स्ट्रेटजीज, प्रोडक्ट मार्केट स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस। ठीक है, तो जैसे कि आपका ये है मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स रिलायंस इंडस्ट्रीज का क्या है, मिशन क्या है, ही वांट टू बिकम द वर्ल्ड नंबर 1 कंपनी। तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि दुनिया के अंदर क्या करना है, सबसे बड़ी क्या करनी है, सबसे बड़ी कंपनी बनना। उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार, कुछ भी मतलब कि अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी नॉर्म्स, वो उसके लिए क्या करते हैं, ही वांट टू बिकम द बिगेस्ट टॉप मोस्ट कंपनी। ठीक है, हाई ग्रोथ। तो उसका क्या है, उसके मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स की सेकंड क्या है, उसके मिशन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ठीक है, इनको डिटेल में आप अपनी बुक में पढ़ लेना। ठीक है, व्हाट आर द मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, कि आपका टॉप मैनेजमेंट जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है कंपनी का, जो टॉप लेवल पे जो मैनेजमेंट बैठता है, उसका द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड द डिग्री ऑफ प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी हैव बियरिंग ऑन इट्स बिजनेस डिसीजंस। ठीक है, the board of directors sets the directions and monitors the performance of company having highly qualified responsible board of directors, कि जिस कंपनी के क्या होंगे हाईली क्वालिफाइड मतलब प्रोफेशनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे, तो वो कंपनी क्या करेगी, उस कंपनी की परफॉर्मेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो उस कंपनी का मैनेजमेंट भी क्या होगा, बड़ा ही स्ट्रांग होगा। ठीक है, उसके बाद ये है टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। उसके बाद पावर स्ट्रक्चर। पावर स्ट्रक्चर्स का मतलब है कि टॉप मैनेजमेंट और जो एग्जीक्यूटिव लेवल में जो वर्क करते हैं उनके बीच पावर शेयरिंग किस तरीके से, प्रॉपर पावर शेयरिंग हो रही है, बिकॉज समटाइम देयर इज अ लेस पावर शेयरिंग बिटवीन द एग्जीक्यूटिव के पास, जो एग्जीक्यूटिव में जो प्रैक्टिकली जो एग्जीक्यूट करते हैं वर्क को, टॉप मैनेजमेंट मीन्स हु टेक्स द डिसीजंस, उनके बीच जो पावर शेयरिंग होती है वो प्रॉपरली होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अगर प्रॉपरली नहीं है तो बिजनेस का जो कंपनी क्या नहीं होगी, ग्रोथ नहीं करेगी, बिकॉज एग्जीक्यूटिव के पास अगर उनके पास लेस पावर है डिसीजन मेकिंग पावर, तो वो क्या करते हैं, सही समय पे क्या नहीं ले पाएंगे, डिसीजंस को नहीं ले पाएंगे, करेक्ट डिसीजंस, अपॉर्चुनिटीज के लिए वो डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो द इंटरनल पावर रिलेशनशिप बिटवीन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। The extent which top management enjoy support of shareholder employed at different level also have an important bearing in decision making and working of the company. तो टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, पावर स्ट्रक्चर, पावर शेयरिंग कि टॉप मैनेजमेंट और एग्जीक्यूटिव लेवल के बीच पावर शेयरिंग किस तरीके से है। उसके बाद कंपनी इमेज एंड ब्रांड इक्विटी, कंपनी की इमेज कैसी है,
कंपनी की इमेज और ब्रांड इक्विटी की, लोगों के उसके उस ब्रांड पे विश्वास है, ठीक है। तो इट ऑल्सो द इमेज एंड द ब्रांड इक्विटी ऑफ द कंपनी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन राइजिंग द फाइनेंस की। अगर आप बैंक कंपनी को लोन वगैरह चाहिए तो उसकी अगर मार्केट में इमेज अच्छी है, कंपनी की इमेज अच्छी है, उसकी ब्रांड की मार्केट में अच्छी है, तो उसको इजीली क्या मिल जाएगा, बैंक से लोन वगैरह इजीली क्या मिल जाएगा, उसको फाइनेंस जल्दी ही मिल जाएगा। उसकी जो, ठीक है, उसके जो शेयर्स हैं मार्केट में इजीली क्या हो जाएंगे, बिक जाएंगे। अगर उसको फ्यूचर पे अपने नए शेयर्स को इशू करेगा तो उसके क्या होंगे, शेयर्स मार्केट में क्या हो, जल्दी भी जाएंगे, क्योंकि उसके ब्रांड क्या है, उसके ब्रांड के बारे में पब्लिक को मालूम है, उसकी क्या कहते हैं, उसकी कंपनी की इमेज के बारे में पब्लिक को मालूम है, इफ द गुड इमेज इन द पब्लिक, तो व्हाट विल हैपन, ही विल गेट इजीली फाइनेंस, उसको फाइनेंस वगैरह क्या मिल जाएगा, उसको मनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। उसको बैंक वगैरह इजीली क्या दे देंगे, लोन दे देंगे। उसके बाद ह्यूमन एंड अदर ऑब्जेक्टिव्स, human and other objectives. So human objectives means to paying good salaries to his employee, paying the good salaries to his employee, salaries के अलावा other benefits, free accommodation, ठीक है, good working conditions, environmental friendly conditions, तो good working conditions उनके लिए accommodation, अच्छी सैलरी पे करना, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ओल्ड एज पेंशन। तो इससे क्या होता है, इसको बोलते हैं ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज, द कॉम्पिटेंस एंड मॉरल एंड मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय, बेटर रूल एंड, ठीक है, टाटा स्टील कैन इजीली, ठीक है। तो दीज आर द इंटरनल फैक्टर्स। नाउ एक्सटर्नल फैक्टर में कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले आता है कस्टमर कौन होता है, हु परचेज द प्रोडक्ट ऑफ दैट कंपनी, आपकी कंपनी का जो प्रोडक्ट को परचेज करता है, इज अ कस्टमर। तो एक्सटर्नल फैक्टर कौन होते हैं, कस्टमर के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है। कस्टमर, उसके बाद कंपटीटर की, जो आपके कंपटीटर दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं जो आपका जिससे डायरेक्ट कंपटीशन होता है कि आपके सिंगल आइडेंटिकल वो प्रोडक्ट बेच रहा है, तो वो क्या है, आपका कंपटीटर है, ठीक है। या फिर दूसरे तरीके के कंपटीटर होते हैं कि, ठीक है, तो कंपटीटर्स के बारे में आप डिस्कस कीजिए। कंपनी है मैं बोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंपटीटर। तो कस्टमर, द पीपल हु बाय द गुड्स, सबसे पहले इसको देखो, कस्टमर, the people who buy the firm's product and services are as its customer. A business exists to create and satisfy to his customer. तो सबसे पहला काम बिजनेस का क्या है कि to satisfy his customer. कस्टमर को सेटिस्फाई कब होगा, when the product is according to the need of consumer, according to the needs of customer, ठीक है। It means कि business must know the need and desire of the consumer, then customer will get the satisfied। कस्टमर को जब कस्टमर का सेटिस्फेक्शन ही क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ही विल बिकम द लॉन्ग लास्टिंग कस्टमर ऑफ हिज योर प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद कंपटीटर, तो कंपटीटर होते हैं दो प्रकार के, एक होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंपटीटर, ठीक है। तो कंपटीटर आर अदर विच ऑफर द सेम एंड सिमिलर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो आपको अपने कंपटीटर के बारे में भी क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। उसके बाद सप्लायर, कि आपका सप्लायर मतलब फ्रॉम होम यू आर गेटिंग द रॉ मटेरियल फ्रॉम, ठीक है, जहाँ से आपको रॉ मटेरियल मिलना है, आपने गुड्स को परचेज करना है फॉर रीसेल परचेज पर्पस। तो सप्लायर आर रेफर्स टू द पीपल अ ग्रुप हु सप्लाई द रॉ मटेरियल और कंपोनेंट ऑफ द कंपनी। रिलायबल सोर्स ऑफ सप्लाई एनेबल द कंपनी टू कैरी ठीक है। तो आपको अपना रिलायबल सोर्स ऑफ सप्लायर को ढूंढना पड़ता है। रिलायबल सोर्स ऑफ सप्लायर का मतलब क्या होगा कि जहाँ से आपको कंटिन्यूस क्या होता है, गुड्स का क्या होता रहे, सप्लाई होता रहे, ठीक है। गुड्स का कंटिन्यूस क्या होता रहे, सप्लाई, आपको बीच में क्या करना पड़े, शॉर्टेज ना हो गुड्स की, तो सप्लायर। उसके बाद मार्केट इंटरमीडिएट, मिडलमैन, देयर आर मेनी मिडलमैन, होलसेलर, एजेंट्स, ठीक है। आपको उनके बारे में भी क्या होना चाहिए, आपको मालूम होना। होलसेलर is the intermediate between the retailer and consumer, manufacturer and retailer, ठीक है। होलसेलर क्या होता है, मिडल मैन होता है। तो several marketing intermediate help a company in promoting, selling and distributing. The middlemen like agents, wholesaler, retailers serve as a link between the company and its customers. Transport agencies, ठीक है, country wide rail, ठीक है। तो ये कस्टमर मार्केटिंग इंटरमीडिएट में कौन आता है, जो भी मिडलमैन होते हैं, आपको उन मिडलमैन के बारे में मालूम होना चाहिए। जैसे होलसेलर, एजेंट्स, होलसेलर हो गया, एजेंट्स हो गया, जो आपके को मैन्युफैक्चरर से रिटेलर तक कंज्यूमर के बीच जितने रिटेलर तक जितने भी होते हैं,
ठीक है। उसके बाद है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल मीन्स कि जो इन्वेस्टर्स जिन्होंने आपके बिजनेस में पैसे को क्या करना है, इन्वेस्ट करना है।